देश के कानून और संविधान को पीठ दिखा करके रन RUN रन, यह भी संभव नहीं है। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है। नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो याचना नहीं अब रण होगा, यह है कांग्रेस पार्टी का कहना। कांग्रेस पार्टी ने मूड बना लिया है कि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर, जिस तरीके से कल हेरल्ड हाउस के यंग इंडियन का दफ्तर सील हुआ, किन कारणों से हुआ, बैरिकेड लग गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ये मन बना चुकी है कि अब लड़के ही बात बनेगी। लेकिन ये लड़ाई कितनी राजनीतिक है और कितनी न्यायिक है, कितना जांच की सत्यता पर आधारित है और कितना एजेंसियों के दबाव पर, ये आगे ही पता चलेगा। आइए एक एक करके आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने सबसे पहले बोला क्या। उन्होंने कहा कि ये पूरा डराने की कोशिश है, हम चुप नहीं होने वाले। सोचते हैं दबाव डालकर चुप करा देंगे, जो मोदी जी शाह जी कर रहे हैं उसके खिलाफ हम खड़े होंगे। हम नहीं, वो भागने की बात कर रहे हैं। हम नरेंद्र मोदी से डरते नहीं हैं, कर लें उन्हें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, देश लोकतंत्र की रक्षा करता रहूंगा, ये राहुल गांधी का कहना है। अच्छा, उन्होंने ट्वीट भी किया, जो बैरिकेड लगे, उन्होंने बोला सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता, कर लें जो करना है, मैं प्रधानमंत्री से नहीं डरता, मैं हमेशा देश हित में काम करता रहूंगा, सुन लो और समझ लो। अब आपको बताते हैं कि ये तीखी प्रतिक्रिया क्यों आई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये ऐसा बोला जाने लगा, ऐसी बात रखी जाने लगी कि शायद भागने की या याचना नहीं अब रण होगा में उनका ये कहना था कि अंग्रेजी में RUN मतलब रन, तो उनको भागने नहीं देंगे। संबित पात्रा ने क्या बोला, आइए आपको बताते हैं। देश का संविधान और कानून सबके लिए बराबर, देश के कानून के साथ रण, देश के कानून के साथ युद्ध कर रहे हैं। ये संभव नहीं, उचित नहीं है। कानून को पीठ दिखाकर रन यानी कि भाग जाना भी संभव नहीं है, तो हम भागने नहीं देंगे। अब आपको बताते हैं कि ईडी का एक्शन क्या हुआ है यंग इंडियन पे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आज हेरल्ड हाउस पहुंचे। ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जांच के लिए बुलाया था। कांग्रेस ने सत्र के दौरान खड़गे को समन करने का विरोध किया कि जब सेशन चल रहा है, जब हाउस चल रहा है, जब पार्लियामेंट चल रही है, तो आपने समन कर दिया। और वो लीडर ऑफ द हाउस हैं, वो विपक्ष की तरफ से। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो सदन छोड़ करके चले जाएं। जब तक वो पहुंचे तब तक ये सील वाली कार्रवाई हो चुकी थी। संसद सत्र के दौरान विपक्ष के नेता को समन भेजा गया, ऐसा कांग्रेस का कहना है। ऐसा कभी नहीं हुआ है, कांग्रेस कहती है। मोदी शाही का स्तर हर दिन नीचे गिरता जा रहा है। ईडी ने कल यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर सील कर दिया था। ये पूरी कार्रवाई है। तो आज सवाल इंडिया का में जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो है ये, राहुल गांधी का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मंत्र, डर के आगे जीत, क्या यह है कांग्रेस की रणनीति? केंद्र और कांग्रेस की खुली लड़ाई, क्या अब यह साफ हो गया है कि प्रवर्तन निदेशालय के मामले में, यंग इंडिया के मामले में, नेशनल हेरल्ड के मामले में याचना नहीं अब रण होगा? मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। संजय झा पूर्व प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, राजनीतिक विश्लेषक देशरत्न निगम, विजय जौली नेता हैं बीजेपी के, और अतुल पाटिल आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं विजय जौली जी आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे ये बताइए कि एक के बाद एक विपक्ष के ही नेता एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, CBI, IT, इन सब विभागों की जांच पर है। क्या, मैं समझना चाहता हूं चाहते क्या है? विपक्ष मुक्त भारत कि सब जन जेल चले जाएं? देखिए, थाईलैंड छिपकर जाऊंगा, नेपाल चुपके से जाऊंगा, चाइना बिना बताए जाऊंगा, लंदन अकेले जाऊंगा, लेकिन ईडी के ऑफिस शोर मचाकर जाऊंगा। यह है कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का चरित्र।
कांग्रेस का संसद के अंदर और संसद के बाहर केवल और केवल भ्रष्टाचार के आरोपी राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की रक्षा करना है। और ईडी जो प्रवर्तन निदेशालय है वो स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। प्रवर्तन निदेशालय ने तो अभी केवल पूछताछ की है और जो उनका ऑफिस है उसको केवल सील किया है। मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी जी धैर्यवान रहे, कानून का पालन करें, ईडी के सामने पेश होते रहें और घबराएं नहीं। और मैं याद कराना चाहता हूं कि यह मामला कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल 2012 में दर्ज हुआ था। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और राहुल और सोनिया गांधी जी को अदालत के द्वारा 19 दिसंबर 2015 को जमानत मिली थी और ये दोनों आरोपी आज जमानत पे बाहर हैं, इसलिए लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे झूठे आरोप लगा रहे हैं, कभी रन की बात करते हैं और कभी युद्ध नहीं की तो बात आप करते चाहते क्या हैं? आप क्या चाहते हैं कि वो अरेस्ट हो जाएं? देखिए, हम कुछ नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कानून की अवधारणाओं का सब पालन करें। कोई भी कांग्रेस का नेता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, वो कानून से परे नहीं है। कानून का आदर करें और कानून को अपना पर सवाल काम ये है करते ना रहें। विजय जॉली जी कि बीजेपी के कितने लोग हैं ईडी के शिकंजे में? देखिए, अभी बात आप राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कर रहे हैं। जब एक सत्र रखोगे संकेत जी, मैं आपकी एक एक बात का और आपके द्वारा लगाए गए आरोपों का भी खंडन करने के लिए तैयारी से नहीं, आऊंगा। बिल्कुल तैयारी से हम आएंगे। तो सवाल मेरा नहीं यही है, ये जितने भी मामले हो रहे हैं, चाहे ईडी के हों, सीबीआई के हों, संजय झा, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम स्पेशली रिजर्व है विपक्ष के लिए। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा संकेत जी, लोग आपको सुन के ये हंसी आ जाए। महाराष्ट्र में जहां मैं रहता हूं, वहां सांगली के क्षेत्र से जो इनके लोकसभा के सदस्य हैं जॉली जी के पार्टी के, उनका नाम है संजय पाटिल। उन्होंने खुलेआम कहा है कि मैं भाजपा में हूं, इसीलिए हमको ईडी का कोई डर नहीं है। अरे जॉली जी, आपके लोग खुद ही बोल रहे हैं भैया। ये तो अब एक और आपका एक सदस्य है यहाँ, एमएलए हैं महाराष्ट्र में, जिनको आपने कांग्रेस से डराकर आपने बीजेपी में डाल दिया था। उनका नाम है हर्षवर्धन पाटिल। क्या कहा हर्षवर्धन पाटिल ने? कांग्रेस छोड़ के आए थे। तो मैं सुनिए आपसे ना, भी हाथ जोड़ के पूछना बीच चाहता हूँ, में काहे आपने टूटते हैं? डरकर बीच में आपने मत कांग्रेस टूटिए। पार्टी छोड़ दी? सुनिए ना, बात का अरे जवाब बात दीजिए। तो सुनिए। अरे भाई साहब, बात सुनिए 2 मिनट, बीच में कहा टूटते हैं। हर्षवर्धन पाटिल ने कहा है कि अब हम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए, इसीलिए अब हम रात को आराम से सोएंगे, ईडी अब हमको नहीं पकड़ेगा। अरे आपके लोगों ने खुलासा कर दिया है, भंडाफोड़ हो चुका है। अब आपको मैं दूसरा उदाहरण दूंगा जॉली जी। शुभेंदु अधिकारी का नाम सुना है? वो बीजेपी में है। हिमांता बिस्वा शर्मा का नाम सुना है? वो तो आपके मुख्यमंत्री हैं। नारायण राणे का नाम सुना है? वो आपके बीजेपी में है। क्या हुआ? उन पे कोई कानूनी कार्रवाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। एक और आंकड़ा देता हूं, एंड संकेत पे अटेंशन टू दिस डिटेल, कि 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, लगभग 600 राजनीतिक नेताओं पर ईडी या किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का उन पर कोई ना कोई छानबीन हुआ है। उसमें सीबीआई को जोड़िए, इनकम टैक्स को जोड़िए, जिसको भी जोड़िए। उसमें से 570 लोग हैं जो विपक्ष के हैं, भाजपा के सिर्फ 30। ये तो देखिए, ये तो आप लोग प्रजातंत्र के साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं कि लोगों को लगता है कि देखिए तानाशाही इमरजेंसी हुआ था, हाँ। वो तो सिर्फ 21 महीने के लिए रहा। जॉली जी, नरेंद्र मोदी जी के शासन में तो अब ये तो कितना 8 साल, मतलब लगभग 100 महीने हो जाएंगे इमरजेंसी का। ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आप लोग डरा के, लोगों को धमका के, आप लोगों ने इस देश की प्रजातंत्र का ऐसा मजाक पहले की जॉली जी जवाब दें,
अतुल इसका जवाब अतुल जी मिलेगा के पास आपको जाना जवाब। सबसे पहले तो पाटिल जी, नहीं रुकिए, जॉली जी रुकिए, अभी दो लोगों ने नहीं बोला है। पार्टी क्यों छोड़ी? क्या वो भी दबाव में छोड़ी? क्या वो भी डर से छोड़ी? क्या वो भी ईडी या बाकी अरे जो वही तो है ना संजय। सतर्कता की एजेंसी है उनसे डर के छोड़ी? ये तो कहने की बातें हैं। जिन लोगों के इन्होंने नाम लिया है उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं है, और अगर आरोप है तो आप उनको सिद्ध करिए, आप उनको राइटिंग में ईडी को दीजिए, सीबीआई को दीजिए, कोर्ट्स के अंदर दीजिए। लेकिन आप आरोप लगाएंगे भाग जाएंगे, आरोप लगाएंगे भाग जाएंगे। मैं झा साहब को बताना चाहता हूं, ये उस पार्टी में रहे हैं जिस कांग्रेस पार्टी ने भारत के अंदर इमरजेंसी लगाई। आज कोई भी कोर्ट के पास जाकर बेल ले सकता है। और ये भी सच क्या नहीं है, ये झा साहब बताएं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को 19 दिसंबर 2015 को इसी मामले में क्या कोर्ट से जमानत मिली है? ये नहीं, क्या ठीक ये है, दोनों अतुल जी, आरोपी एक सेकंड, कोर्ट जॉली की जी रुके। बेल के बाद और बाहर हैं दो या लोगों नहीं? से भी उनका रिएक्शन ले लें। अतुल पाटिल जी, पाटिल जी, मैं आपसे आपका जवाब चाहता हूं। देखिए, बीजेपी की तरफ से यह कहना है कि अगर आप जांच हो जाने दें तो ये साफ हो जाएगा ऐसा कि है कौन संकेत कितने जी, पानी में है। नहीं ऐसा है संकेत जी, कौन कितने पानी में है और कौन कितने गोबर में है ये पूरा देश की पूरी दुनिया देख रही है। जांच को और कानून की अवधारणा को हम मानते नहीं, ऐसा होता तो हम लोग प्रधानमंत्री के साथ उनके डेलीगेशन में जाकर डावोस से अपने परिवार को लेकर भाग गए रहे। इसका नाम है नीरव मोदी। 3-4 मोदी है। हमारी सुप्रिया जी ने कहा था 48 घंटे मुझे ईडी दे दो, मैं तो कहता हूं मुझे 24 घंटे ईडी दे दो, सारे मोदी अंदर हो जाएंगे। अभी शिवसेना की बात बताता हूं मैं, संजय जी को अच्छे से पता होगा, ये ऑल्सो बिलोंग्स टू बॉम्बे। शिवसेना में प्रताप सरनाईक, भावना गवली, खुद एकनाथ शिंदे जी के क्लोज एसोसिएट, इन सब लोगों को ईडी की नोटिस मिली थी और इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का एकदम फिट केस है, बिकॉज देयर इज ट्रेल ऑफ मनी। और उसमें वो सारा जो है वो किरीट सोमैया बताते हैं, वही हम लोग को एजुकेट करते रहते हैं, और वही ये धंधा उनका ही है। जैसे गांव में एक कोई होती है ना विच हंट रहते हैं ना, वैसे विच क्राफ्ट जो रहते हैं उस स्टाइल का वो किरीट सोमैया जो है उनको काम दिया गया है। तो वो ये सब हम सामने लाते हैं, फिर वो वहां से बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। बीजेपी में शामिल होते बराबर क्लीन चिट मिल जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भावना गवली ने खुद ने कहा है कि मेरा केस खत्म हुआ है। प्रताप सरनाईक ने कहा है ये मेरा केस खत्म हुआ है। अब सबको डराकर आप अगर एजेंसी उसका इस्तेमाल करते हो और आप कांग्रेस पे अगर आरोप लगाते हो कि इमरजेंसी लगाई थी, तो वो ऑफिशियल इमरजेंसी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी थी। और अभी जो है डर का माहौल बनाकर एक तानाशाह बन के बैठा है, तानाशाह। ये दो लोगों को ऐसा लगता है कि हम डरा देंगे। तो पहली बात आपके माध्यम से संकेत, मैं देश के जनता को यह बताना चाहूंगा कि हम नहीं डरे नहीं, कभी डरे नहीं और कभी डरेंगे नहीं। इसका मतलब यह है कि हम 50 घंटे बैठकर इंक्वायरी को सामने जा रहे हैं। एक 75 साल की महिला जिसने बलिदान पे बलिदान दिए देश में, जिनकी तबीयत कैसे है सारे हिंदुस्तान को मालूम है, उनको बिठा के आप उनकी इंक्वायरी करते हो, जबकि आप घर पे जाके इंक्वायरी कर सकते थे, क्योंकि सारा पब्लिक डोमेन में, सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सारी चीजें है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ये जितना शोर मचाते हैं हर चीज को लेकर, उसको डरते। अभी क्या हुआ है, 5 तारीख को कल हमारा आंदोलन है और 9 तारीख से हम लोग भारत गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। ये डर गए हैं। इन्होंने जिस तरह से जीएसटी के अंदर रौंदा है आम आदमी को, विपक्ष को रोनते हैं ईडी सीबीआई इनकम टैक्स में, और जीएसटी से आम आदमी को रोनते हैं। 410 रुपए का सिलेंडर महंगा था और 1120 रुपए का नागपुर में सिलेंडर आता है, वो सस्ता है। अरे जब $150 था क्रूड ऑयल, तब हम लोग 58 रुपए में डीजल और 72 रुपए में पेट्रोल बेचते थे, वो महंगा था। और अब ये जो दे रहे हैं, $18 तक नीचे आया था, एक वक्त तो $0 से नीचे गया था। तो ये जो बेचते हैं एक्साइज ड्यूटी लगाकर, सेस लगाकर तरह तरह के 100 रुपए के ऊपर, तो वो सस्ता है। तो ये झूठ की दुकान जो खोल के रखी, और एक मदारी जो पुंगी बजा रहा है, उसको लगता है कि हरदम मैं सही रहूंगा। तो हम लोग ना कभी डरे थे ना कभी डरेंगे। कहने का मतलब यह है, मैं देश रत्न निगम जी आपके पास आना चाहता हूं, और आज देश रत्न निगम जी आपसे फिर से बात करेंगे कानून की और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। प्रवर्तन निदेशालय के हक क्या हैं और उसकी शक्तियां क्या हैं, इस पर तो अब मोहर सुप्रीम कोर्ट ने ही लगा दी है, लेकिन बात होती है उसके इस्तेमाल की। और आपको याद होगा एक कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आप बैठे थे जिसमें एक और वरिष्ठ वकील थे जिनका यह कहना था कि जब मामला करप्शन का हो और उसमें आप जबरन मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस ठूंस दें और उसके बाद फिर ईडी की धाराएं लगा दें, तो यहां पर ईडी की शक्तियों पर किसी को संदेह नहीं है,
लेकिन वो शक्तियां कहां प्रयोग हो रही हैं और किस मामले में प्रयोग हो रही हैं, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक करप्शन का मामला करप्शन एक्ट के तहत होना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। देखिए, इसमें ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, इसको मुझे थोड़ा वक्त दीजिए समझाने का। जी। एक कंपनी जो अपने आप को नॉन प्रॉफिट बोलती है और उसका 5 लाख से 800 करोड़ हो जाता है और इनकम टैक्स कहता है आपने कोई सेवा या चैरिटेबल का काम नहीं किया। इनकम टैक्स की फाइंडिंग है कि उन्होंने कोई चैरिटेबल काम नहीं किया, इसलिए ये उनके एसेट है, उनको उन पे टैक्स देना चाहिए। ये तो एक हुआ। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का जो आप बोल रहे हो, ये जो एक्ट आया है बहुत ही स्पेशल कानून है। इसमें अगर आपने कोई और अपराध किया है उसकी सजा तो आपको मिलेगी, उस अपराध से कमाए हुए काले धन को जो आप सफेद बताते हैं, ये उसके लिए बनाया गया है, उसकी सजा है इसमें। और उधर जो आईपीसी में जो आपके या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग नहीं आता, उसके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन के आधार पर। तो आपको वहां सजा मिले या ना मिले वो अलग है, लेकिन आपने जो काले धन की प्रक्रिया है सफेद धन बनाने की, उसको सजा दे रहा है ये, और उस पर अलग आपको सजा मिलेगी आपने जिस अपराध के तहत ये काला धन कमाया है। तो ये दोनों अलग अलग है। तो इसमें ईडी कार्रवाई कर सकता है, ये लोगों को जनरली बहुत जल्दी समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं इनकम टैक्स की कार्रवाई करें, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की करें या एनडीपीएस की करें जहां से काला धन आया है, लेकिन नहीं, उसकी तो सजा उनको मिलेगी। जो काले धन को सफेद आप बता रहे हैं, उसकी प्रक्रिया कर रहे हैं, जो कि इस केस में भी हुआ है, उसकी सजा अलग है, और ये यूनाइटेड नेशंस के कन्वेंशन के आधार पर हुआ है। संजय झा जी ये बहुत जानते हैं लेकिन बताएंगे नहीं। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल मामला है, इसलिए हमारे पार्लियामेंट ने उसका जो पहले यूनाइटेड नेशन ने सिर्फ ड्रग के बारे में बोला था, नशीले मादक पदार्थों से जो पैसा कमाया जाए, उसको हमारी संसद ने उसका दायरा बढ़ा दिया, क्योंकि हमारी संसद स्वतंत्र है, और उसने उसका दायरा बढ़ा के इसमें बहुत सारी चीजें ले आए। उसका आप शेड्यूल ए देख लें, शेड्यूल बी देख लें और शेड्यूल सी देख लें इस कानून का, आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी, सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। निगम जी, यहाँ सवाल यही है ना कि आप अपने आप को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जैसी एजेंसी अपने आप को खूब पावर दे दे, सरकार उनको खूब पावर दे दे, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल राजनीतिक रूप से होने लगे, इससे संरक्षण कौन देगा? इसके देखिए, अगर कहीं किसी को कोई गलती है तो आप कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में आप गए कि इसको मेरे जो खिलाफ जो केस है उसको रद्द कर दिया जाए, कोर्ट ने नहीं किया, जमानत दी आपको, और कोर्ट में अगर आपका पाया जाता, सुप्रीम कोर्ट में आप गए रद्द करने के लिए अपने केसेस को, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हम रद्द नहीं करेंगे। उनको प्राइमा फेसाई, प्रथम दृष्टि में उनको नजर आया कि यहाँ पर अपराध हुआ है जी, और जी, लेकिन यहाँ पर चर्चा हर समय यही होती है कि विपक्ष के ही लोग सीबीआई के रेडार पर, विजय जॉली जी, मैं आऊंगा, अतुल जी और झा जी दोनों, आप दोनों के पास आऊंगा। विजय जॉली जी, विपक्ष के ही लोग सीबीआई के रेडार में, विपक्ष के ही लोग इनकम टैक्स की रेडार में, विपक्ष के ही लोग प्रवर्तन निदेशालय की रेडार में, ऐसा विपक्ष के सारे लोग जेल में, ऐसा कौन से देशों में होता है? विजय जॉली जी, आप भी जानते हैं, आप विश्व भर की कहानियां उठा लीजिए और देखिए कहां ऐसा होता है कि विपक्ष के लोग जेल में पाए जाते हैं। जो आज विपक्ष में है, संकेत जी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, और बीच में टोकिएगा नहीं। जो आज विपक्ष की बात कर रहे हो, वो अनेक वर्षों तक सत्ता पक्ष का हिस्सा रहे हैं, और सत्ता पक्ष में रहते हुए जो उन्होंने काले कारनामे किए हैं, वो काले कारनामे अब उजागर हो रहे हैं। ये वाला जो केस जिसकी आप बार बार विपक्ष की बात करते हैं, वो 2012 में दर्ज हुआ था। संकेत जी, अपनी जो आपकी बुक्स है ना, उनको रीचेक कर लीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं हुआ। आपको कड़वी बात लगेगी, लेकिन आपको भी आईना दिखाने का काम डॉक्टर विजय जॉली करने से चूकेगा नहीं। नहीं, आप आईना दिखाइए। ये दोनों जो आरोपी हैं, जो अनेक वर्षों तक सत्ता के गलियारों में ऐसा है सांठगांठ करते रहे, दिखाइए आईना। वो तो खुद कोर्ट से ली हुई जमानत के बाद एक आरोपी के माफिक है, और आप उनको विपक्ष की बात करते हैं। अगर किसी को प्रवर्तन निदेशालय, भारत के प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट या उनके लीडर से किसी भी प्रकार की कोई दुविधा है, दर्द है, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है, चाहे वो लोकल कोर्ट्स हो, चाहे स्टेट्स के हाई कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट हो। एक एक करके जवाब ले लें। पहले अतुल जी, फिर संजय झा। अतुल जी, पहले आपका जवाब। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में
बीजेपी समर्थक ने जो बात की है उसमें थोड़ा बता दूं। मैं शेड्यूल्ड 1 टेररिज्म के लिए है हवाला, शेड्यूल्ड 2 जो है वो फ्लैश ट्रेडिंग के लिए है हवाला, और थर्ड जो है ड्रग्स के लिए है। तो ये शेड्यूल्ड ऑफेंस नहीं है, पहली बात, ऑफेंस ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 2016 में इनके हिमांशु उन्होंने सबमिट किया था, दिस इज नॉट अ केस ऑफ पीएमएलए, उन्होंने खुद दिया था। उसके बाद में राजनीतिक विद्वेष से ये केस खोला गया है, जबरदस्ती केस था, बंद हो गया था पीएमएलए का। अब तीसरी बात मैं आपको बताता हूँ। देखिए जॉली जी, जब आईना रखते हो ना, तो आईने में अपने आप को खुद को देखना पड़ता है। दूसरे को आईना दिखाने से पहले अपना भी चेहरा उस आईने में देखना चाहिए। बात यहाँ पर ये राजनीतिक इस्तेमाल की है, कोई कानून से भाग नहीं रहा है, कोई डरता नहीं है। और बीजेपी और आरएसएस से तो बिल्कुल नहीं डरते। मैं तो नागपुर में रहता हूँ, 100 मीटर पे है आपका आरएसएस का हेडक्वार्टर, तो आप डरने वरने की बात छोड़ दीजिए। बात यह है कि राजनीतिक इस्तेमाल अगर इस तरह से होता रहा तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस वीक होते जा रही है। आज आप हम हैं, कल आप भी हो सकते हो, याद रखिएगा। तो आप जिसने गलती की उसको अगर सजा देते हुए दिखाई देते तो शायद जनता आपकी इस बात पे विश्वास रखती। बात यहाँ पर यह हो रही है कि जैसे भाजपा में शामिल हो जाते हो तो गंगा नहा लेते हो, तो राजनीतिक इस्तेमाल कैसे नहीं हो रहा है? बता दे मुझे, बीजेपी समर्थक जो बैठे हैं वो बता दे मेरे भाई। से डॉक्टर जॉली जरा इसका जवाब दे दे। देश रतन जी मुझे बताइए। कानून सबके ऊपर समान रूप से लागू हो, तब कानून। मैं इनको बताना चाहता हूँ, बात को ध्यान से सुनिए, मैंने इनको टोका नहीं बीच में, अब मेरी बात को ध्यान से सुने। एक लास्ट मुद्दा में 27 मार्च 2000 सुनो 27 नहीं पहले मेरी बात आप कंप्लीट करें। संकेत जी ने मुझे मौका दिया है, संकेत जी ने मुझे मौका दिया है आपकी झूठी बात को दरकिनार करने का। 27 मार्च 2010 को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई भ्रष्टाचार के केस में नहीं, एसआईटी ने 11 घंटे पूछताछ की थी और वो एसआईटी के दफ्तर में गए थे। और आप अभी बोल रहे हैं सोनिया गांधी जी क्योंकि बड़ी उम्र की हैं, वो सीनियर हैं, इसलिए उनके घर में जाकर ईडी पूछताछ करे। आप क्या देश के कानून को इतना हल्का बनाना चाहते हैं? जब मोदी जी गए थे एसआईटी के ऑफिस में, 11 घंटे पूछताछ हुई थी, वो ना तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ना पार्टी के नेताओं को अपने साथ लेकर गए थे। और जो मैंने शुरू में कहा, थाईलैंड छिप कर जाऊंगा, नेपाल चुपके से जाऊंगा, लेकिन ईडी के ऑफिस शोर मचाकर जाऊंगा। यह है कांग्रेस पार्टी का चरित्रन और देश की जनता उसको देख रही है। हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, आप तो अपनी पार्टी से डरने वाले नहीं हो। और जो लोग अपनी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, कोई डर के नहीं आया, अपने दिल को खोलकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और उस कैटेगरी के अंदर मिस्टर झा साहब भी हैं जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कल तक कांग्रेस ही थे, आज ये कांग्रेस छोड़ के बाहर क्यों आए? क्या हमने इन पे दबाव बनाया? क्या हमने इनको ईडी का जोर दिखाया? कुछ नहीं किया। लेकिन ईडी के संजय झा जी का राइट टू रिप्लाई, जनता पार्टी और मोदी सरकार को प्रसारित करो। अभी तक संजय झा जी जो हैं उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी, अभी तक झा जी जो हैं वो बीजेपी में नहीं आए हैं। चलेगा। हाँ, एक सेकंड, संजय झा का राइट टू रिप्लाई। संकेत जी, मैं 2 चीज कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये घटिया और घिनौनी राजनीतिक प्रतिशोध आप देख रहे हैं, ये बदले की राजनीति खेली जा रही है। मैं जॉली जी और देशरत्न निगम जी जो बड़े भाषण दे रहे थे, भ्रष्टाचार को हटाना है, गैर कानूनी लोगों को जेल में डालना है, ये प्रश्न आपके लिए है देशरत्न जी। जॉली जी के तो भूल जाइए 2 मिनट के लिए। आप ये बताइए कि ये जो ऑपरेशन कमल जो अमित करते हैं, उसका पैसा कहां से आता है? वो चेक से आता है क्या? ये कैश का पैसा कहां से आता है? स्पाइस जेट में जो फ्लाई करते हैं वो पैसा कहां से आता है सर जी? जरा ये बताइएगा। उस पर ईडी कोई छानबीन कर रही है क्या देशरत्न निगम जी? और दूसरा प्रश्न, जॉली जी आप भी इसका जवाब दे सकते हैं। ये भाजपा को जो इतना पैसा मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड का, आप लोगों को 76% इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा मिला है, हजारों करोड़ का पैसा मिला है। आप ये बताइएगा एनडीटीवी के जो दर्शक हैं, और जरा पाटिल जी और हमको बताइए, ये पैसा आपको देता कौन है? और उस पैसे जो आपको मिलते हैं उनके लिए आप करते क्या हैं? ये भ्रष्टाचार नहीं है भाई साहब?
ईडी को बोलिए इसकी छानबीन करने के लिए आपका पूरा पार्टी जेल में जाएगा, आपका पूरा पार्टी जेल में चला जाएगा। You are totally free to lodge an RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप अपनी पिटीशन लगाइए। आप चैनल पे मेरे से क्या पूछ रहे हैं? आप क्या सीबीआई है? आप तो हमारे राजनीतिक विरोधी हैं। आप तो मेरे से डिबेट कर रहे हैं, आप झूठ के आधार पर डिबेट कर रहे हैं, आप झूठ के आधार पर। यू आर नॉट ईडी, यू आर नॉट सीबीआई, यू आर नॉट सुप्रीम कोर्ट। आपको हमारे राजनीतिक विरोधी हो, आपको किसने रोका है? आरटीआई लगवाइए और हमें भी बताइए, हम भी आपको बताएंगे। आप आरटीआई में राजनीति कर रहे हैं आप। आरटीआई कानून के तहत आज की डेट में अगर इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने कितना पैसा दिया, ये इंफॉर्मेशन आरटीआई से निकल आएगी। क्या वो ठीक किया? एक मिनट देखिए, अगर इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मुद्दा ले आएंगे तो बहुत लंबी चर्चा छिड़ जाएगी। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। अतुल जी, विजय जौली, संजय झा और देशरत्न निगम, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपको बताएंगे कि गुजरात लेकर के चलेंगे और वहां पर क्या है कि एक नया बवाल शुरू हुआ है पूरे प्रदेश भर में, क्योंकि गरबा पर जीएसटी लग रहा है। अभी आते हैं। गुजरात में प्रदर्शन चल रहा है। क्यों? गरबा जो है वो अब जीएसटी के दायरे में आ गया। गुजरात सरकार ने गरबा पर जीएसटी लगाने का ऐलान किया है। कमर्शियल गरबा के एंट्री पास पर 18% जीएसटी लगेगा। वडोदरा में ही करीब 1 लाख एंट्री पास पर जीएसटी लगेगा। राजकोट में करीब 1 लाख एंट्री पास पर जीएसटी, गरबा पर जीएसटी लगाने का पूरे गुजरात में विरोध हो रहा है और आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री से जीएसटी हटाने की मांग की है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। योगेश जदवानी जी, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और डॉक्टर विजय जौली हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं जौली जी आपसे पूछना चाहता हूं कि गरबा जैसी चीज पर जीएसटी लगाना एक ऐसी पार्टी के लिए जो कि राजनीतिक रूप से पोजीशनिंग को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस रहती है, जागरूक रहती है, चुनाव से एकदम पहले लोगों को नाराज कर देना, इसके पीछे रणनीति क्या है? देखिए संकेत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 जुलाई 2017 को देश के अंदर जीएसटी लागू हुई और वो लागू इसलिए की गई कि ना केवल राज्यों का और केंद्र का राजस्व बढ़े, अपितु काले धन के ऊपर भी रोक लगे। और ये जीएसटी गरबा के एंट्री पासेस की आप बात कर रहे हैं कि वो अब हुआ है, वो 2017 से चल रहा है। इसलिए प्लीज करेक्ट योर रिकॉर्ड्स। नंबर 2, एंट्री पासेस जो गरबा के लिए होते हैं, 9 दिन का एंट्री पास मेल्स के लिए 4,838 रुपए का और महिलाओं के लिए 4,100 रुपए का। ये एंटरटेनमेंट का मुद्दा है। और इस जीएसटी को लगाने के अंदर जीएसटी की जो नेशनल काउंसिल होती है, जिसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री रहते हैं, केंद्र वित्त मंत्री बैठती हैं, उसके अंदर ठोक बजाकर हर एक मुद्दे के ऊपर, चाहे वो एंटरटेनमेंट का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो बिजनेस एंटरप्राइजेस का हो, चाहे लोकल खुदरा व्यापारी का हो, चाहे किसी भी बिंदु से रिलेटेड, चाहे हेल्थ से रिलेटेड मुद्दे हो, किन वस्तुओं के ऊपर कितना कर लगना है ये वो काउंसिल तय करती है। इसके अंदर कोई बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और दूसरे राजनीतिक पहलू सामने नहीं आते। इसलिए ये कह देना कि 2022 में चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात के अंदर ये कर लगा दिया है, ये कोरी और कोरी राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। इस मुद्दे को उठाने वाली आम आदमी पार्टी जो फ्री बीज की बात कर
देश के अनेक राज्यों में जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो उनको श्रीलंका के इकोनॉमिक का मेल्टडाउन का अनुकरण करने के लिए जिस प्रकार से लुभावनी बातें कर कर चुनावों के अंदर लोगों के वोट पर चोरने का काम कर रही है, वो ठीक नहीं है। इस मुद्दे को कांग्रेस के अंदर कांग्रेस पार्टी, गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश करी है। चलिए योगेश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विजय जॉली का ये कहना है कि इससे उनका विरोध उतर पाएगा। ठीक है योगेश जी, विजय जॉली का ये कहना है कि इसको आप चुनाव से जोड़ के और किसी तरीके से जोड़ करके ना देखें। शायद इसी चीज को बीजेपी रेवड़ी कहती है कि ये रेवड़ी कल्चर से ऊपर उठें, और जीएसटी काउंसिल ने अगर तय कर दिया वो मनोरंजन की एक जगह है, वहां पर एंटरटेनमेंट हो रहा है, और उस पर अगर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लग रहा है तो उसमें गलत क्या है? इससे तो ये बीजेपी का कहना है, इससे तो ये साबित होता है कि हम भेदभाव नहीं करते। संकेत जी, पहली बात तो गरबा जो है वो 6.5 करोड़ गुजरातियों के लिए आस्था का विषय है। वो चाहे यूएस में रह रहे हो, चाहे यूके में रह रहे हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, कहीं भी जगह पे गुजराती भी रह रहा है तो नवरात्रि में वो गरबा खेलता है, क्योंकि माता जी हमारी जो जगदम्बा है उसको उसको मतलब आराध्य करने के लिए, उसकी भक्ति भाव और पूजा करने के लिए जो सबसे बड़ा नवरात्रि में जो साधन है वो हमारे लिए गुजरातियों के लिए गरबा है। और ये गरबा को भारतीय जनता पार्टी के लोग एंटीटेड कह रहे हैं। वो सबसे बड़ी गुजरातियों और माता जी की मजाक और धर्म की मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे लिए ये आस्था और धर्म का विषय है। दूसरी बात, आज से 2 साल पहले ये लोग ये बोल रहे थे कि हम दही पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, दूध पे जीएसटी नहीं लगाएंगे, आटो पे जीएसटी नहीं लगा रहे, और आज ये हमारे जो आस्था का विषय है, हमारे जो श्रद्धा का विषय है, हमारे जो पूजा का विषय है, हमारी भक्ति का जो विषय है, उस पे जीएसटी लगा रहे हैं। मतलब गुजरातियों में आज ऐसी चर्चा है कि ये पूरे गुजरात ने, पूरे देश को जो ये रोग दिया है उसका इलाज भी गुजरात ही देगा, और वो इलाज का नाम है आम आदमी पार्टी। और आज सारे गुजराती हम लोग इतना अपने आप को शर्मिंदा और दुख महसूस कर रहे हैं कि हमने इस देश को एक कैसा दुख, कैसा दर्द और कैसी बीमारी दे दी को जो हमारी आस्था और श्रद्धा पे आकर अपनी तरफ मार रहे हैं। नहीं, देखिए दूसरी चीज, आप आस्था करेंगे, लेकिन अगर आप गरबा, योगेश जी अगर आप गरबा एक से योगेश जी मेरी बात सुन लें, योगेश जी बात सुन लीजिए। अगर आप गरबा खेलेंगे, वहां पर बेसिकली एंट्री होगी, वो एक बड़ा इवेंट होता है, और उसके आधार पर अगर उस पर कर देना पड़े तो इसमें मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सही में गुजरातियों को आपत्ति है, और क्यों? हर गुजरातियों को आपत्ति इसलिए है कि गुजरात में 18,000 गांव है। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई गांव, कोई तहसील, कोई जिला, कोई महानगर ऐसा नहीं है कि जिसमें गरबा नहीं होता है। मैं आपको बता रहा हूं संकेत जी कि जहां जहां गुजराती बसते हैं, वो अमेरिका हो, चाहे यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, विश्व का कोई भी देश हो, वहां भी गरबा होता है, क्योंकि गरबा माता जी हमारे लिए आस्था और श्रद्धा का विषय है। माता जी को सबसे पसंद जो चाहिए जो चीज है वो गरबा का विषय है, मनोरंजन का विषय पर जो जीएसटी लगाना, तो मनोरंजन के नाम पर इस पे जीएसटी लगाना ठीक नहीं है। ठीक है, पूरे देश को और गुजरात को। विजय जॉली जी मैं वापस आना चाहता हूं। आपने सुना योगेश जी का क्या कहना है? हाँ, योगेश जी का ये कहना है विजय जॉली जी कि ये आस्था का विषय है, मनोरंजन का विषय नहीं है। ये कोई लोग फिल्म देखने नहीं जा रहे हैं कि आप उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगा दें, इस लिहाज से जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। आपका जवाब? देखिए, ये गरबा हम सबकी आस्था का विषय है, ये आम आदमी पार्टी की आस्था का विषय नहीं है, जिसमें
2017 के चुनाव में इस आम आदमी पार्टी को गुजरात के अंदर 24,124 मत मिले थे। ये राजनीति से प्रेरित होकर इसको धार्मिक, मैं बीच में नहीं बोला था, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। योगेश जी एक एक करके, बिल्कुल चुप था, चुप कराइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड, एक एक करके। योगेश जी इस तरीके से बात नहीं हो पाएगी। विजय जॉली आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दें। जब योगेश जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैंने इनको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया। आप अपनी बात बोलें। इनको बता दीजिए, मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो इनको बोलने नहीं दूंगा। मेरा ये मानना है, धमकी दे रहे क्या? मतलब बिल्कुल धमकी दे रहा हूँ, बोलने नहीं दूंगा, क्योंकि आपका तो गुजरात के अंदर अस्तित्व ही नहीं है। पिछले चुनावों में 24,124 वोट गुजरात के चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिले और 181 सीटों में से 0 की सीटों पर 0 ही आए। कांग्रेस पार्टी हो जिन्होंने 77 सीटें जीती थी, मैं उनकी बात तो करता, और गरबा आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, हर गुजराती के लिए, न केवल गुजरात में अपितु पूरी दुनिया के अंदर जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए आस्था का विषय है। मैं इनको बताना चाहता हूं, गुजरात में कोई कहीं पर भी गरबा करे, उसका आनंद ले, माई का दर्शन करे, उसकी प्रार्थना करे, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है ये। लेकिन ये जो कमर्शियली वाणिज्यिक रूप से बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जिनके अंदर एडवर्टाइजमेंट के नाम पर लाखों और करोड़ों रुपया कमाया जाता है, उसके अंदर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या गुजरात का आम आदमी 4,838 रुपया देकर किसी गरबे के इवेंट में जाएगा? ये झूठ बोल रहे हैं। और ऐसे बड़े कमर्शियल इवेंट्स के ऊपर अगर सरकार जीएसटी काउंसिल के माध्यम से जीएसटी का टैक्स लगाती है, चलिए देश की वक्त खत्म हो गया मेरे पास। विजय जॉली और योगेश जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। पूर्व कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत किया। इस दौरान बिश्नोई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद हुए लेकिन मनभेद कभी नहीं। इसका परिणाम आज सामने। भारतीय जनता पार्टी और मेरा, जैसा मुख्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी बताई बात कि हमारा चोली दामन का साथ था। 3 साल हमारा गठबंधन रहा, बहुत बढ़िया गठबंधन रहा, बहुत स्नेह रहा आपस में, लेकिन अंत में आके कुछ मतभेद हुए लेकिन मनभेद नहीं हुआ हमारा। इसका प्रमाण आज आपके सामने है कि एक बार पुनः मैं इन सबसे आशीर्वाद लेने इनके बीच में आया हूं, खुद चलकर। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आज कहा कि असम जिहादी गतिविधियों का गढ़ बन गया है। बीते 5 महीनों में बांग्लादेशी आतंकी संगठन अंसारुल इस्लाम से जुड़े 5 मॉड्यूल यहां सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब आज सुबह एक मदरसे को बुलडोजर से गिरा दिया गया। यह कार्रवाई मदरसे के संस्थापक के अल कायदा की भारतीय उपमहाद्वीप इकाई से रिश्ते को लेकर किया गया। Specific information was received that a person by the name of Mustafa, alias Mufti Mustafa, son of Rustam Ali, Saharigaon, PS Moirabari, is an important financial conduit of the recently busted an ABT module in India. The ABT is linked to Al-Qaeda in Indian subcontinent, which is a terrorist organization as per UAPA 1967. Accordingly, the person was picked up and further legal formalities was carried out. Mustafa খুব ইম্পর্টেন্ট হয়,
He took a doctorate in Islamic law from Bhopal. A Mustafai doctorate loise Bhopal 2017.